लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड बातें करी थी, नहीं? और याद होगा एंगल ऑफ रिपोज? नहीं, आप थे लास्ट क्लास में? थे। उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे। और वो कहानी एकदम से खत्म नहीं हुई थी, एंगल ऑफ रिपोज स्टार्ट ही हुआ था। उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे बेसिक, और उस पर बोले थे 1-2 क्लास और लगेगा। तो उसी को थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर हम लोग आगे प्रॉब्लम पे चलेंगे। ठीक, देखो ये जो टॉपिक आता है ये आपको फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन वाले टॉपिक पे आता है। मतलब इंक्लाइन, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज तभी होता है ना जब आप इंक्लाइन प्लेन बनता है। आपने देखा होगा कि अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस से जैसे कोई ब्लॉक था, नहीं, कोई सरफेस था, उस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आप ये सरफेस हॉरिजॉन्टल से इसका इंक्लिनेशन चेंज करते हो तो ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे आके स्लाइड करने स्टार्ट करती है। तो वो जो पॉइंट होता है जिसपे ये स्लाइड करना स्टार्ट करती है उसे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते थे। तो एक तरह से ये देखिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस था ये एक इंक्लाइन प्लेन बना रखा है ना, या इंक्लाइन प्लेन बना रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन की बातें हो रही है यहाँ पे। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन जैसी बातें हो रही है। फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, और एंगल ऑफ रिपोज आपको ऐसी वाली घटना में ही देखने को मिलती है। सिचुएशन क्या होता था यहाँ पे? सिचुएशन होती थी हमारे पास कि हमारे पास एक ये वो फाइनली सिचुएशन बना रहे हैं, छापेंगे नहीं जो बोलेंगे तब, ये वो फाइनल सिचुएशन बना रहे हैं जब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट मान लीजिए स्लाइड करना स्टार्ट कर दे रहा है। नहीं, अभी शुरू में था नहीं किया, धीरे धीरे उतना एंगल हो गया जिससे ये बड़ी जस्ट स्लाइड करनी स्टार्ट करी है, एकदम जस्ट, यानी कि लिमिटिंग वाली बात। तो ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। वैसे ये बातें हो चुकी है, रिकैप दे रहे हैं, जिसको मान लीजिए थीटा आर से डिनोट कर दिए। तो ये वो एंगल है जिस एंगल पे स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली है, ये वो वाला एंगल है। देखो इससे बढ़ाओगे तब भी मोशन होगा, जब आप इससे और ज्यादा एंगल करोगे तो तब भी मोशन होगा, लेकिन वो क्रिटिकल एंगल है, वो क्रिटिकल वैल्यू है एंगल का, जहां से नीचे करोगे तो स्लाइडिंग नहीं होगी, मतलब वहां तक आपको पहुंचाना पड़ेगा एंगल को। तो वो मैक्सिमम एंगल जिससे ज्यादा, मतलब जहां तक कि वो खुद को रोक के रख सकती है या उसके बाद स्लाइडिंग स्टार्ट होता है, वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। और जब एंगल ऑफ रिपोज होता है तो इस केस में स्टैटिक अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा रखी होगी, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई कर रखा होगा इस वाले केस में। तो ये लिमिटिंग वाला केस हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर इसका एफबीडी आप ड्रॉ करिएगा तो नीचे लगेगा आपका mg, नहीं, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये हो जाएगा mg cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, और ये नॉर्मल हो गया, और इस डायरेक्शन में इसके दूसरे कंपोनेंट, एक कंपोनेंट mg cos थीटा, थीटा r रिपोज वाली बात, और इधर हो गया आपका mg sin थीटा, ठीक है। क्योंकि ये जस्ट स्लाइड होने वाली है तो इसको इस स्लाइडिंग करवाने के लिए रिस्पांसिबल कौन है? F अप्लाइड, ये फरा होगा, ठीक है। और अभी क्या होगा कि ये जस्ट स्लाइडिंग वाली केस ना लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। नहीं, इस केस में कह सकते हैं कि यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, मोशन इधर हो रहा है, अगर मोशन इधर हो रहा है तो या होने वाला है तो फ्रिक्शन फोर्स जो अपोजिट लग रहा होगा उसको ये फोर्स ओवरकम किया होगा, और जस्ट स्लाइडिंग की बात होगी तो ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हुआ होगा या ज्यादा। अभी ज्यादा की बात बराबर तक तो होना ही है ना स्लाइडिंग करवाने के लिए, नहीं समझे बात को? इधर क्योंकि मोशन की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में है, अगर मोशन की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा,
क्लियर। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जस्ट स्लाइडिंग वाली केस में वो स्टैटिक इन नेचर, मतलब लिमिटिंग लगेगा। क्लियर, तो लिमिटिंग यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा जस्ट स्लाइडिंग के केस में लिमिटिंग लगेगा। ठीक है, और आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन होता है लिमिटिंग के लिए। म्यू का वैल्यू म्यू एस ही रह दीजिए आप, म्यू ही रह दीजिए, और एन का वैल्यू क्या होगा, देखो एन बराबर एम जी कॉस थीटा, एन बराबर एम जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होगा। तुम बोलोगे सर अगर बराबर हो जाएगा तो ये रुका रहेगा, अगर बराबर होगा तो ये रुका रहेगा। हमको वही बात है कि बराबर या बराबर से थोड़ा ज्यादा, अगर ये इक्वल है या इक्वल से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब लिमिटिंग को अप्रोच कर रहा है। क्लियर है, तो जब एंगल ऑफ रिपोज होगा तो ये कहानी बनेगी, क्या कहानी ये बनेगी कि mg cos mg sin थीटा r इज इक्वल टू लिमिटिंग, f लिमिटिंग के बराबर, और f लिमिटिंग कितना है, म्यू mg cos थीटा r। तो mg से mg कैंसिल हो गया, sin बाय cos बराबर म्यू बच गया नहीं, तो sin थीटा r बाय cos थीटा r इक्वल टू यहाँ पे म्यू बचा। और यहाँ पे ये म्यू जो है वो किस नेचर का है, लिमिटिंग वाला, स्टैटिक इन नेचर, स्टैटिक इन नेचर। जब देखो स्टैटिक और काइनेटिक नहीं दिख रखा हो तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल समझने के लिए लिमिटिंग में स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यूज करते हैं ना, ये हो गया म्यू एस। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि tan थीटा r आपको म्यू एस देगा। ये होता है एंगल ऑफ अप्रोच, ये हो गया एंगल ऑफ अप्रोच। क्लियर है, ये बातें हुई। हाँ, अब यहां से दो तीन बातें हम लोगों ने सीखी थी, उसी बात को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। पहली बात ये सीखे थे कि अगर हमने थीटा इससे ज्यादा रखा मोशन होगा, इससे कम रखा तो मोशन नहीं होगा, मतलब वो होगा आपका कौन सा केस, स्टैटिक वाला केस, बड़ी रिस्ट में होगी। और इस केस में जब थीटा थीटा आर के बराबर होगा तो मोशन नहीं होगा, मतलब एक जस्ट टेंस टू मोशन वाली बात होगी, लिमिटिंग, मतलब इस केस में इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है। और थीटा अगर इससे कम रखोगे तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। आई बात समझ में? तो तीन बातें हमारे पास निकल के आई थी। पहली बात कि अगर नहीं, जब हमारे पास जो गिवन एंगल है, गिवन एंगल थीटा, अच्छा बोर्ड पे देखो, थीटा जब कम हो थीटा आर से, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग गिरे नहीं हैं, अभी यहाँ पे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं। क्लियर है, तो इस केस में इसका नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रुका का नहीं, नो स्लाइडिंग होगा, स्टैटिक। तो यहाँ पे आपका नो स्लाइडिंग नहीं होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक इन नेचर। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, स्टैटिक नहीं, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होगा। और नो स्लाइडिंग का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक इन नेचर। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पूछा जाता है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू देखो अप्लाइड फोर्स के बराबर, क्या तो होगा या नहीं तो समझ लो ना। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे तुम्हें निकालना है, वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा, और mg sin थीटा यहाँ पे अप्लाइड ही तो है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, f अप्लाइड के बराबर होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। f अप्लाइड यहाँ पे है क्या, mg sin थीटा r नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिलेशन है, ये बात समझ में। f अप्लाइड समझ रहे हैं, जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग अप्लाइड फोर्स कहते हैं। क्लियर, ये बराबर होता है। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ऐसे हो गया, एक्सेलरेशन आपको सिचुएशन देख के समझ में आ ही गया। दूसरी बातें यहाँ पे निकल के आई थी सामने में कि अगर मान लो हमने जो थीटा किया वो रिपोज के बराबर कर दिए, इस केस में क्या होगा, जस्ट स्लाइडिंग वाली बात हो रही नहीं, इस केस में लिमिटिंग वाली बात होगी, आप कह सकते हैं, या जस्ट स्लाइडिंग वाली बात। तो सिचुएशन कैसा हो जाएगा, लिमिटिंग का, फिर भी एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। और इस केस में हमसे पूछा जाएगा कि फ्रिक्शन बताइए, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, f अप्लाइड के बराबर नहीं होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, देख लो dsn यानी म्यू mg cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन फोर्स, ये बात याद रखिएगा।
जब बराबर होगा ना तो F अप्लाइड के बराबर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपना मैक्सिमम वैल्यू लगा चुका होगा। और तीसरी बात यहाँ पे ये हमने नोट करी थी कि अगर थीटा ज्यादा हो जाए तो आराम से मोशन होगा, नहीं स्लिपिंग होगा, या आप कह सकते हैं कि मोशन होगा, स्टार्ट्स मोशन। देखो यहाँ पे जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग इसको कहते हैं ना, जब भी ये वर्ड आए जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग, नहीं या जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, ये सिचुएशन होती है। जस्ट वर्ड अगर आया, अगर स्लाइडिंग होगा या मोशन होगा या स्लिपिंग होगा वो नॉर्मल ऐसे चलेगा, लेकिन अगर जस्ट वर्ड लगा रहे इसका मतलब आपको लिमिटिंग वाला केस ध्यान में रखना है। ध्यान रहेगा? ये मोशन होगा तो यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा? कैरेटिक। मोशन होगा तो एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, कितना होगा निकालेंगे अभी। फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा? कैरेटिक का। और कैरेटिक फ्रिक्शन ना इस तरीके से निकलेगा, ना F अप्लाइड के बराबर होगा म्यू एन। हाँ, इस केस में आपका ये फ्रिक्शन फोर्स म्यू के एन लगेगा, और म्यू के एन का वैल्यू mg cos थीटा है ना, एन का वैल्यू mg cos थीटा है, mg cos थीटा रख देंगे, ये होगा फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा हाँ, ये नॉट जीरो। और यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर तुमसे पूछा जाए तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? आइए एक्सेलरेशन निकालें। एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स बाय नेट मास, है ना। अब देखो नेट मास तो यहाँ पे m है, नेट फोर्स क्या है समझना। नेट फोर्स यहीं से निकलेगा। नेट फोर्स मतलब होगा इसका जब आप पीडी बनाओगे तो इतना माइनस इतना बराबर इतना m सिचुएशन समझो। नेट फोर्स जब निकालोगे, नहीं एपीडी बनाओगे ना, तो बताइए मोशन इधर हो रहा है, मोशन कौन करवाएगा? mg sin थीटा। पीछे क्या लग रहा होगा? कैरेटिक फ्रिक्शन। पीछे कैरेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कैरेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू के एन लगेगा, मतलब ये हो गया म्यू के mg cos थीटा। फिर भी मोशन इधर हो रहा है, एक्सीलरेशन a। इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बराबर m से खत्म। तो a इक्वल टू यहां से कितना आ गया? g कॉमन या sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो, या यहां पे जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स का वैल्यू यही ना होगा, ये वाला माइनस, तो सीधा ये लिख दें। इसी सिचुएशन को कॉपी कर लीजिएगा एक्सेलरेशन के लिए। a का वैल्यू कितना आ गया? a का वैल्यू g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन में कभी कभी ये वाला साइन प्लस भी आता है, लेकिन वो कौन सा साइन प्लस होता है ध्यान रखिएगा। अभी मोशन की टेंडेंसी किधर की है? नीचे, डाउनवर्ड। अपवर्ड वाले केस में इसको रट्टा नहीं मारना है, सिचुएशन समझना है कि एक्सेलरेशन ऐसे निकलता है, रट्टा नहीं मारना है। क्लियर है? नोट कर लीजिए यहां तक। एक सवाल करते हैं। देखो, दो केस में तो आपके पास एक्सेलरेशन है ही नहीं। जब स्लाइडिंग नहीं होगा एक्सेलरेशन होगा नहीं, और जब आप लिमिटिंग के केस में रहेंगे, जस्ट स्लाइडिंग के केस में रहेंगे, उस वक्त भी आपके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? लेकिन दोनों केस में आपके पास फ्रिक्शन फोर्स जरूर होगा। फ्रिक्शन फोर्स जरूर होगा। जब नो स्लाइडिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स होगा, लेकिन F अप्लाइड के बराबर, F अप्लाइड के बराबर। और जस्ट स्लाइडिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग के बराबर, और मोशन के केस में फ्रिक्शन फोर्स आपके पास कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स कैरेटिक के बराबर, म्यू के। आई बात समझ में? तो सवाल ये है कि आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन दी ब्लॉक, या फ्रिक्शन फोर्स कब? जब एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए जिसका मास 10 किलोग्राम हो, ठीक है, और ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, जिसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन आपको लगभग दे रखा है। स्टैटिक है 1 और काइनेटिक है आपके पास 0.8, और एंगल आपको दे रखा है 30 देते हैं 30 देते हैं।
हो गया, काफी है इंफॉर्मेशन। आपको एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। पहले तो आप ये चेक करिए कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए तो आपको एंगल ऑफ रिपोज तक अप्रोच करना पड़ेगा। देखो यहां पे हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि सिचुएशन मोशन का है कि नहीं है। तो पहले कैसे पता चलेगा मोशन है? अपने मन से नहीं, हमारे पास जो टेक्निक थी मोशन की वो एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड थी। ये जो एंगल है, ये इस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जरूरी थोड़ी है कि स्लाइड कर रहा होगा। हो सकता है इसके बीच फ्रिक्शन फोर्स उतना लग रहा होगा कि स्लाइड नहीं करता होगा, हमें पता नहीं है, तो पहले पता करना पड़ेगा। तो एक बड़ा सुंदर सा इंफॉर्मेशन दे रखा है, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 1 दे रखा है, ये जानबूझ के बात। जब भी ऐसा डाटा हो तो थोड़ा ध्यान रखा करिए, एकदम एक्यूरेट डाटा हो तो कुछ जानबूझ के काहे 1 दे रखा था। कुछ और भी दिया जा सकता है, जनरली 0.5, 0.4, 0.3 ऐसा दिया रहता है, अभी 1 दे रखा है, कुछ तो बात होगा, रहने दो। आपको ये पता है कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो म्यू एस के बराबर होता था, अभी अभी बात करा था हमने। और ये वैल्यू कितना है 1। अब बताइए थीटा का वैल्यू कितना है, एंगल ऑफ रिपोज कितना हुआ 45 हुआ, साक्षात पता चला 45। अब बताइए आपने जो एंगल दे रखा है वो वैल्यू कम है कि नहीं है? तो बताइए कभी स्लाइडिंग होगा, मतलब हो गया एंगल ऑफ रिपोज ग्रेटर देन हो गया, मतलब लेस देन हो गया थीटा। मतलब आपने जिस एंगल पे ब्लॉक को रखा है वो तो कम हो गया ना, तो कम एंगल पे थोड़ी स्लाइड होगा। पकड़ पा रहे बात को? नो स्लाइडिंग नहीं, स्लाइडिंग नहीं होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा मतलब एक्सेलरेशन ब्लॉक का 0 होगा। तो जब नो स्लाइडिंग होता है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू स्टैटिक इन नेचर, लेकिन किसके बराबर होता है? अप्लाइड के, अप्लाइड के बराबर होगा। तो F अप्लाइड के बराबर होगा, और F अप्लाइड यहाँ पे कितना है mg sin थीटा होता है। m का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10 और sin थीटा 45 रखोगे ना, 30 रखोगे, जो है sin 30 का वैल्यू 1.2। तो कुल मिला के यहाँ पे हो गया तुम्हारा 50 मीटर। लेकिन ये किसका वैल्यू है? स्टैटिक का, काइनेटिक नहीं, स्टैटिक का। समझ पाए? गुड, नोट करिए। अगला सवाल, बस छोटी छोटी बातें भी सीखनी हमें। इसमें भी आपको वही पूछा गया है कि फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सिचुएशन क्या है समझिएगा। सिचुएशन है कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। कह रहा है कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक स्लाइड डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ब्लॉक स्लाइड कर रही है नीचे लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो हमसे पूछा गया है फाइंड, मोशन हो रहा है, तो मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? बिल्कुल, बताइए, सॉल्व करिए। आंसर तो सबका सही आएगा, उसमें एक छोटी सी बात है वो बतानी है हमें। सॉल्व करें। देखो यहाँ पे बस एक शब्द को पकड़ो, कांस्टेंट वेलोसिटी। जहां भी कांस्टेंट वेलोसिटी हो, नहीं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है इसका मतलब क्या हुआ? नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज नहीं, वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं ना, मतलब एक्सेलरेशन 0। अब एक जरा सा बात बताओ, सुनो, यही बात हमको बताना है। एक ऐसा सिचुएशन आप बताइए जब स्लाइडिंग भी हो रहा हो और एक्सेलरेशन ना हो। बड़ी रुकी हुई है क्योंकि स्लाइडिंग हो रहा है, तो बड़ी रुकी हुई भी नहीं है और एक्सेलरेशन भी 0 है। क्या वो लिमिटिंग का केस है? लिमिटिंग में ऐसा होता था, जस्ट स्टार्ट या स्लाइडिंग भी होती थी, मतलब वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा कौन सा नेचर का होगा? लिमिटिंग का। मतलब जो भी होगा आएगा समझ में। इसका मतलब ये कौन सा सिचुएशन है? लिमिटिंग वाला सिचुएशन है। लिमिटिंग वाले सिचुएशन में इक्वेशन क्या बनता था?
mg sin थीटा बराबर हो जाता था म्यू mg cos थीटा के। ये लिमिटिंग शब्द से हमें ये रिलेशन पकड़ना था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल है वो आपको ऑब्वियस पता है कि मोशन अगर हो रहा है तो नेचर कैसा होगा, काइनेटिक का ही होगा। तो जब फॉर्मूल की आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो गया, mg खत्म, तो म्यू बराबर tan थीटा। अब छोटी सी बात और ध्यान रखिए, ये म्यू के आया है और अभी अभी आपने सीखा है कि tan थीटा बराबर म्यू एस होता है। यहाँ देखो tan थीटा बराबर म्यू एस नहीं, tan थीटा r बराबर म्यू एस होता था। एंगल ऑफ रिपोज का tan थीटा स्टैटिक के बराबर होता था। यहाँ पे नॉर्मल एंगल है, थीटा से ज्यादा है, ये थीटा r से ज्यादा है तो मोशन हो रहा है, तो काइनेटिक आएगा। कोई दिक्कत आई बात समझ में? ये छोटी सी बातें थी, इसे ध्यान में रखिएगा। मतलब एक्सेलरेशन भी ना हो और मोशन भी हो, इसका मतलब लिमिटिंग वाला केस है। एक्सेलरेशन ही ना हो और मोशन भी हो रहा हो, मतलब लिमिटिंग सिचुएशन होगा। क्लियर है? मतलब ये वाला इक्वेशन बनेगा। ये थीटा थीटा r के बराबर होगा तब ना। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ये बराबर वाला भी सिचुएशन हो सकता है, ये बराबर वाला भी सिचुएशन हो सकता है। अरे वहीं से फिर काइनेटिक की कहानी शुरू होती है ना बेटा, ऐसे दोनों सेम। हमें लिमिटिंग वाली कहानी से नहीं, ये इक्वेशन लेना था, ये इक्वेशन लेना था। और चल तो रहा है, मोशन हो रहा है, मतलब लग रहा है काइनेटिक। ठीक है बेटा, ऐसे एक और छोटी बात है, सेम सवाल, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट न्यू दे रखा है और कह रहा है कि बडी जो है ना वो रेस्ट में है, बडी इज एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट है तो एक्सेलरेशन जीरो ही होगा ना। हमसे पूछा गया कि जब बडी रेस्ट में हो रहा होगा तो उस वक्त, जब बडी रेस्ट में रहा होगा तो उस वक्त क्या हो रहा होगा, इसके बीच फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, स्टैटिक नेचर कितना। फाइंड फ्रिक्शन, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। सिंपल सी बात है कि भाई रेस्ट में है, रेस्ट में स्लो, अगर रेस्ट में है एक्सेलरेशन जीरो नहीं, देखना ध्यान से, नहीं सर, रेस्ट में है एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन जब बड़ी रेस्ट में एक्सेलरेशन जीरो होती है उस वक्त का नेचर कैसा होता है, नो स्लाइडिंग वाला, याद आ रहा होगा आपको। नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग का मतलब फ्रिक्शन फोर्स इन नेचर स्टैटिक नहीं, और स्टैटिक में एफ अप्लाइड के बराबर होता है, मतलब और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इस केस में इसके बराबर होता था। जब एक्सेलरेशन जीरो और बड़ी रेस्ट में हो तो फ्रिक्शन फोर्स एफ अप्लाइड के बराबर होता है। एफ अप्लाइड के बराबर हो रहा था और एफ अप्लाइड कितना हो गया, mg sin थीटा। बस छोटी सी बात समझ पाए, पक्का ना? अच्छा ठीक, देखिए अब सिचुएशन एक और है, सवाल नंबर 4। सिचुएशन समझिए, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, समझ रहा, इस ब्लॉक को मान लीजिए इसका मास कुछ है m, एंगल थीटा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लीजिए न्यू। ठीक है, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शन उतना नहीं है या एंगल उतना नहीं है कि ये रेस्ट में रहे। दोनों बातें हो सकती है। देखो ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, दो बातों पे डिपेंड कर रही है, एक तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के वैल्यू पे, दूसरा का एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर एंगल की बात करेंगे तो इसको रिपोज से नहीं, स्लाइडिंग के लिए रिपोज से कम रखना पड़ेगा, या अगर हम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की बात करें तो इसको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। खैर ये हमने थीटा रखा है, कोई रिपोज की बात नहीं की गई है, हमारा मन था थीटा, कितना है नहीं पता। अब ये मान लो स्लाइड कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि या स्लाइड नहीं भी कर रहा हुआ, डजंट मैटर,
हमसे ये पूछा गया कि उतना फोर्स आप हमें बता दो कि इसे हम देखो शब्दों को पकड़ना है, सवाल एक ही है, अगला सवाल भी पूछेंगे सेम ही चीज पूछी जाएगी, लेकिन वर्ड में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें ये पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड, नहीं इसमें ये पूछा गया फाइंड द फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं, फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू find the force required to move just move upward। पहली बात, और दूसरा find the force required to just move upward, इस ब्लॉक को अपवर्ड मूव करवाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम, और दूसरा find the force to find the force to just, इसे स्लिप नहीं होने देना है, जस्ट प्रिवेंट, हाँ प्रिवेंट स्लिपिंग या प्रिवेंट स्लाइडिंग। तो देखो आपको ये लग रहा होगा कि दोनों सेम है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, करके देखते हैं। पहला बात समझिए, जो भी उस पर बात ही नहीं करना है, पहली बात समझिएगा, हमसे ये कहा गया है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अपवर्ड। थोड़ा एफबीडी पे ध्यान दीजिए, अगर ये ब्लॉक है, यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन से मतलब है हमको, यहाँ पे फ्रिक्शन के डायरेक्शन से ही मतलब होगा, दोनों में फ्रिक्शन का डायरेक्शन अलग अलग होगा। देखो अब ये कह रहा है हमें कि इस केस में टेंडेंसी टू मोशन अपवर्ड की है, इस केस में टेंडेंसी टू मोशन अपवर्ड की है, तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे पक्का नहीं। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे भली बात आपको ज्ञात है कि एक फोर्स और लगा करता था जिसका नाम था mg sin थीटा, इस पे बात नहीं करेंगे, एफबीडी से पता है ना, ये mg sin थीटा लगा करता है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, म्यू एन के बराबर होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन के बराबर होगा, और एन यहाँ पे हुआ करता है mg cos थीटा, कोई दिक्कत। अब देखो आपके पास 1 2 3 फोर्स लग रहा है, शब्द क्या है, जस्ट मूव, लिमिटिंग वाली बात हो रही होगी, लिमिटिंग वाली बात हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन f बराबर ma नहीं करना, a 0 है, लिमिटिंग वाली बात समझ गए। तो मतलब आपका ये हुआ कि मतलब ये हुआ ये f इस f के बराबर हुआ होगा, मतलब नेट फॉरवर्ड फोर्स बराबर नेट बैकवर्ड फोर्स, नहीं मतलब ये f इक्वल टू, इधर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 2 फोर्स लग रहा है, mg इसके बराबर हो गया होगा, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया होगा, मतलब ये हो गया आपका f बराबर mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ये वो रिक्वायर्ड फोर्स है जिस फोर्स से आप क्या कर सकते हैं, इसे ऊपर मूव करवा सकते हैं, जस्ट स्लाइड ऊपर की तरफ करवा सकते हैं। आई बात समझ में, ये रिलेशन यही जस्ट वर्ड से निकला है। और टेंडेंसी टू मोशन क्या है, अपवर्ड की, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी बात में क्या है, तो दूसरी बात में भी लग रहा है कुछ ऐसा ही है, देखो जरा, आपको ये नीचे स्लाइड कर रहा है, आपको इसे स्लाइड होने देने से बचाना है, रुको जरा, आपको इसे स्लाइड होने देने से बचाना है, तो फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, स्लाइड नीचे हो रहा है मतलब फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा। अरे भाई जब ये नहीं था, ये किधर गड़क रहा था, नीचे गड़क रहा था, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था वापस। तो आई बात समझ में। अब आपने क्या किया, बस आपने फोर्स लगाया, और मतलब ये जो mg sin थीटा पहले से इसमें मौजूद था वो सफिशिएंट नहीं था, mg sin थीटा सफिशिएंट नहीं था इसको रोकने में, इस वजह से ये स्लाइड कर रहा था, तो आपने थोड़ा सा और फोर्स लगा दिया, थोड़ा सा फोर्स कितना, थोड़ा सा आपने फोर्स F लगा दिया, जिससे ये बैलेंस हो गया, अब स्लाइडिंग नहीं होगा, स्टॉप है, यानी बड़ी अभी
यहां भी बढ़ेगा एक्सेलरेशन 0, यहां भी बढ़ेगा एक्सेलरेशन 0। बस एफबीडी में फ्रिक्शन फोर्स का मामला था शब्दों के चक्कर में। तो अब आपका इक्वेशन क्या बना, इस डायरेक्शन में कितना है, F प्लस F इक्वल टू नहीं mg sin थीटा। तो F बराबर mg sin थीटा माइनस F के बदले क्या लिखोगे, म्यू mg cos थीटा। ध्यान रखना यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन पूछा जाता बाबू देखो F बराबर है sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। F का साइन माइनस आया माइनस। एक्सप्रेशन या पूछता है एक्सप्रेशन। अरे हम पूछ रहे हैं तुमसे, अगर इस केस में एक्सेलरेशन होता तो नहीं, मूविंग विद एक्सेलरेशन, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव विद एक्सेलरेशन ए कितना होता, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा होता ना। ये माइनस प्लस याद क्यों रखना, सिचुएशन समझिए ना, बात समझ लिए। इसमें और भी बहुत सारी बातें होंगी, ये जो बात वर्क ऑफ एनर्जी में होगा, इसमें यहाँ पे इसी सिचुएशन में मिनिमम वर्क वगैरह निकाला जाता है। नोट करिए इसे, फिर आगे बात करें। अगला साधारण सा सवाल है, बस पूछ कुछ और रहे हैं, देखिएगा। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.25 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसे हमें ऊपर की तरफ मूव करवानी है, मोशन करवाना है ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करवाना है, ठीक है, ठीक है। तो बताइए अगर एंगल 37 हो तो फ्रिक्शन तो लग रहा होगा, क्योंकि सरफेस हमारा रफ है तो फ्रिक्शन तो लग रहा होगा। तो बताइए ये जाते 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 अगर मान लीजिए आपने फोर्स लगाया 4 मीटर पर सेकंड से, एक ऐसा टाइम या एक वो डिस्टेंस आएगा जब जाते जाते ये रुक जाएगा, नहीं कभी कभी तो रुकेगा ना। अरे 4 मीटर पर सेकंड से गेंद को फेंक दिया, पकड़ो, यहाँ पे आपने 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गेंद को आपने फेंकी, क्योंकि फ्रिक्शन है तो सरफेस रफ रुकेगा। अरे भाई mg sin थीटा भी लग रहा होगा, वो तो रुक ही रहा है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से अगर मान लो स्मूथ होता तब रुकने का टाइम है, और अगर ये रफ है तब रुकने का टाइम अलग अलग होता ना। अगर स्मूथ होता तो थोड़ा ज्यादा समय तक चलता, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता, और क्योंकि ये रफ है तो और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नहीं समझे, स्मूथ वाला केस हम लोग कर चुके हैं, याद होगा आपको, वो टाइम और डिस्टेंस वगैरह भी फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ रफ वाला है, तो आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। हाँ मतलब जिस स्टैंड पे जाके वो स्टॉप हो गया, नहीं थोड़ा शब्द में जान डाल दीजिए, कुछ नया नया समझ रहा है। फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, भाई कुछ नहीं करना है, सुनो, u पता है, v पता है, यानी वेलोसिटी 0 होने वाली है, नहीं v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, अगर a निकल जाए तो काम बन जाएगा ना, a निकालो ना, बस a निकालो, आपको बस a निकालना है, इसमें करना नहीं है, बस सुनो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, और ऐसा देखो इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, आपको पता है कि फाइनली जाके रुकने वाली है, डिस्टेंस क्या है निकालना है। अगर किसी तरह से a निकल आए, या t भी निकाल सकते हो आप, टाइम से भी पुट कर सकते हो, a निकालते हैं ना, ये आसान है निकालना, a निकल आए तो काम बन जाए, नहीं a कैसे निकलेगा, सुनो आप इसका एमपीडी बना दो, बताइए नीचे क्या लग रहा है, ऑलरेडी mg sin थीटा तो लगेगा ना परमानेंट, लेकिन मोशन की टेंडेंसी किधर है, ध्यान दो, मोशन की टेंडेंसी ऊपर है, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, बिल्कुल, यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है, बराबर है नहीं। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर मोशन ऊपर लग रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, मतलब mg sin थीटा प्लस f बराबर ma, क्लियर है, f बराबर ma, बोलो नहीं बराबर हुआ, ऊपर मोशन लग रहा है ना, mg sin थीटा, ma इधर हो रहा है, ठीक है ना, जस्ट लाइक इट, सही है, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, हाँ ठीक है, बराबर है ma के बराबर ही होगा ना, तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg
cos थीटा बराबर ma। ये पता है आपको कि ये ऐसे होने वाला था। a का वैल्यू आपको पता है a इक्वल टू g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। बताइए g का वैल्यू 10, sin थीटा का वैल्यू कितना, sin 37, 3/5 प्लस म्यू का 2.25 मतलब 1/4 इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना है 4/5। कोई दिक्कत, 4 से 4 खत्म। अब देखो अगर 5 से करेंगे तो 5 बाहर आएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 3 1 4, तो 4 इंटू 2 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। समझे नहीं सर? एक्सेलरेशन बोलो, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रहा क्या, अब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as कर दीजिए। तो जो बात कर रहे हैं इस पे। अब एक बात सुनो, मोशन किधर हो रहा है, ऊपर। इस यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये एक एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, कौन बताएगा? कैसे पता चला? क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है भाई। इनिशियल वेलोसिटी अगर है और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इस केस में ए नेगेटिव आता है। इस केस में ए का साइन नेगेटिव होना चाहिए ना, मतलब ये ए क्या होगा, माइनस। ध्यान रखना यहाँ पे मिस्टेक होता है। ऑप्शन में ये +8 वाला भी होगा, नहीं समझे? ऑप्शन जो है एक तो -8 वाला और +8 वाले से s निकालोगे वो भी रहेगा। आराम से डाल देना, बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करोगे तो v बराबर u का वैल्यू 4 × 16 माइनस 16s, तो s इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 मीटर, 1 मीटर। यानी ये 1 मीटर जाने के बाद रुक जाएगा। समझ पाए? नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं? अगर किसी को डाउट नहीं तो बढ़िया है, मिलते हैं कल फिर नए कंसेप्ट और नए सवाल के साथ। धन्यवाद।